नमो नमः। मैं हूँ दिव्यज्योति दास। आप सभी को लर्न संस्कृत चैनल में स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था चित्र वर्णनम के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संधि के बारे में। ये एक नया टॉपिक है। संधि क्या है, कैसे किया जाता है, इसका नियम क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूं संधि प्रकरणम। परिभाषा यानी इसका डेफिनेशन, अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। कोई भी दो वर्णों के बीच संधि होता है, लेकिन अत्यंत समीपवर्ती होना पड़ेगा, मतलब आमने सामने रहना पड़ेगा, तभी संधि हो सकता है और हम किसी नियम के अंतर्गत इसको संधि करना पड़ेगा। दो या दो से अधिक वर्णों को एक साथ अगर हम जोड़ देंगे तो उसको संधि कहेंगे, ज्वाइन कर देंगे तो उसको संधि कहेंगे। और इसमें नियम के अंतर्गत होना पड़ेगा। जैसे जैसे हम जोड़ नहीं सकते, कोई भी नियम, संधि के जो अंदर जितना भी नियम है, नियम फॉलो करना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूं, विद्या प्लस आलयः विद्यालयः। विद्या मतलब नॉलेज, आलय मतलब घर, तो विद्यालय मतलब स्कूल, यानी नॉलेज का घर, ज्ञान का घर। सो इसमें इसको कहा जाता है पूर्व पद और इसको कहा जाता है उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों मिलकर जो संधि हो जाएगा, मतलब जो जुड़ जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, इसको कहते हैं समस्त पद। यहां पर संधि कहां पे होगा? ये जो पूर्व पद है, पूर्व पद का लास्ट लेटर यानी लास्ट वर्ण में, और उत्तर पद का फर्स्ट लेटर यानी प्रथम वर्ण में, तो इन दोनों के बीच संधि होगा। पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है यह है आ की मात्रा, और उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है यह है आ की मात्रा, यानी आ प्लस आ। जब आ प्लस आ होता है, इसका आंसर भी आ ही रहता है, यानी आ की मात्रा ही होगा। इसलिए विद्या प्लस आलयः विद्यालयः। तो बहुत सारा स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं संधि मतलब पूरा शब्द, पूरा मतलब दोनों पद में संधि होता है। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ प्रथम पद का यानी पूर्व पद का लास्ट लेटर में और उत्तर पद का फर्स्ट लेटर के बीच ही संधि होता है। जो भी परिवर्तन आएगा संधि हो जाने के बाद, सिर्फ इसमें ही चेंजेस रहेगा। ये जो आगे का है और पीछे का है ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है दो अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्ण के मेल यानी मिलन, तो ये दोनों अत्यंत समीपवर्ती वर्ण है, इसीलिए ये दोनों में ही संधि होगा, ये दोनों लेटर में ही संधि होगा। कभी कभी दो रहता है, कभी कभी दो से ज्यादा यानी 3, 4 ऐसा भी वर्ण के साथ संधि होता है, लेकिन ज्यादातर दो वर्णों के बीच ही संधि होता है। तो अभी हमें याद रखना है, इसको पूर्व पद कहते हैं, इसको उत्तर पद कहते हैं, और संधि हो जाने के बाद, ज्वाइन हो जाने के बाद इसको कहते हैं समस्त पद। सो विद्या प्लस आलयः विद्यालयः। तो इसके बाद संधि के साथ एक संयोग भी आता है। संधि और संयोग थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। संधि मतलब दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब दो वर्ण आपस में मतलब मिलने के बाद, जुड़ जाने के बाद जो संधि होगा, जो समस्त पद होगा, उसमें चेंजेस दिखना पड़ेगा, चेंजेस होना पड़ेगा, तब इसको कहेंगे संधि। जैसे हिम प्लस अंशु हिमांशु, हिमांग आ की मात्रा आ गया है हिमांशु, लेकिन इसमें हिम अ है, अंशु का स्टार्टिंग लेटर भी अ है। सो अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, तो इसमें अ प्लस अ इज इक्वल टू आ हो गया है, चेंज हो गया है, उच्चारण अलग हो गया है, जैसे हिमांशु। लेकिन संयोग में क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें लिखा हुआ है दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के किसी भी प्रकार के परिवर्तन रहित मतलब विदाउट परिवर्तन, विदाउट चेंज, मेल को संयोग कहते हैं। जैसे दिक प्लस करी दिक करी, तो इसमें हम देख पा रहे हैं दिक और करी दोनों आपस में
मिल जाने के बाद, जुड़ जाने के बाद जो दिक्करी, जो समस्त पद हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। जैसे ये आधा क है, आधा क मतलब क के नीचे हलंत है, तो और ये पूर्ण क है, क के साथ एक अ भी है, क, तो ये वाला क इसमें क लिखा हुआ है और ये जो आधा क के साथ जुड़ गया है। इसका उच्चारण सेम रहा है, जैसे दिक्करी दिक्करी, दिक्करी दिक्करी, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, उच्चारण में भी चेंजेस नहीं हुआ है और दिखने में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो जब चेंजेस नहीं होगा, जब परिवर्तन नहीं होगा संधि हो जाने के बाद, इसको संयोग कहते हैं, और जब चेंजेस हो जाता है तब इसको संधि कहते हैं। तो संधि और संयोग के बीच सिर्फ एक ही डिफरेंस है, संधि में परिवर्तन हो जाता है और संयोग में परिवर्तन नहीं होता है जुड़ जाने के बाद भी। तो अभी हम लोग देखेंगे संधि का भाग। संधि का भाग कितना है? मुख्यतः संधि निम्न 3 प्रकार की होती है, यानी मेनली संधि 3 प्रकार का होता है, 3 भाग है इसका, जैसे स्वर संधि ही, व्यंजन संधि ही और विसर्ग संधि। तो ये जो 3 है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये मेन 3 भाग है। लेकिन इसके बाद भी स्वर संधि का 6 पार्ट्स है, व्यंजन संधि का 7 पार्ट्स है और विसर्ग संधि का 4 पार्ट्स है। ये भी हम सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए मेन जो 3 भाग है इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? यदि 2 अत्यंत समीप स्थित स्वरों के मेल से कोई परिवर्तन होता है तो स्वर संधि कहलाती है। तो स्वर संधि होने के लिए ये जो पूर्व पद है और उत्तर पद है, दोनों में, पूर्व पद का लास्ट लेटर में और उत्तर पद का फर्स्ट लेटर में स्वर होना पड़ेगा, स्वर वर्ण होना पड़ेगा। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ऐसा स्वर वर्ण होना पड़ेगा। अर्थात स्वर का मेल स्वर से होने पर जब परिवर्तन स्वर में हो तो स्वर संधि होती है। मतलब स्वर और स्वर वर्ण, मतलब स्वर वर्ण और स्वर वर्ण एक साथ जुड़कर जो परिवर्तन होगा, संधि होने के बाद जो चेंजेस आएगा, वो भी अगर स्वर वर्ण में ही होता है तो इसको स्वर संधि कहलाती है। जैसे देव प्लस आलय देवालय, इसमें देव व के साथ एक अ है। जैसे मैंने बहुत पहले भी कहा था, जिस व्यंजन वर्ण के नीचे हलन नहीं रहता है उसमें एक अ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे व, इसमें व के नीचे हलन नहीं है, इसका मतलब व के बाद एक अ जुड़ा हुआ है। अगर व को हम तोड़ देंगे तो निकलेगा व हलन प्लस अ, तो लास्ट में इसका अ है और इसका स्टार्टिंग में आ है, सो अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, देवालय। तो दोनों स्वर वर्ण है और चेंजेस संधि हो जाने के बाद जो चेंजेस आया है इसमें भी आ, देवालय आ आया है, तो आ भी स्वर वर्ण है, तो इसीलिए इसको स्वर संधि कहलाती है। जैसे हरि प्लस इच्छा, हरि इच्छा, इसमें र के साथ ई है, छोटी ई, और इच्छा, इच्छा का स्टार्टिंग जो लेटर है इसमें भी ई है, सो ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, यानी छोटी ई प्लस छोटी इज इक्वल टू बड़ी ई। तो इसमें संधि हो जाने के बाद जो चेंजेस आया है इसमें र के ऊपर बड़ी ई की मात्रा आया है। जैसे हरि प्लस इच्छा, हरि इच्छा, और सब स्वर वर्ण है, इसीलिए इसको स्वर संधि कहलाती है। नेक्स्ट, सु प्लस उक्ति ही इज इक्वल टू सूक्ति ही। सु, स के साथ उ है, छोटा उ, और उक्ति ही स्टार्टिंग लेटर में उ है, छोटा उ, सो छोटा उ प्लस छोटा उ इज इक्वल टू बड़ा उ। इसमें जो चेंजेस हुआ है संधि हो जाने के बाद, इसमें भी क्या हुआ है, उ है, यानी बड़ा उ, और ये भी स्वर वर्ण है। तो इसीलिए स्वर वर्ण और स्वर वर्ण जुड़ जाने के बाद, मतलब संधि हो जाने के बाद जो परिवर्तन आएगा वो भी अगर स्वर वर्ण में ही आएगा, स्वर का मात्रा ही रहेगा, तो उसको स्वर संधि कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है? तो इसमें लिखा हुआ है, यदि व्यंजन के साथ व्यंजन का अथवा व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो और परिवर्तन व्यंजन में हो तो व्यंजन संधि होती है। इसमें पूर्व पद जो है ये व्यंजन रहना पड़ेगा, व्यंजन वर्ण, यानी पूर्व पद का जो लास्ट लेटर है ये व्यंजन वर्ण रहना पड़ेगा, और उत्तर पद का जो स्टार्टिंग लेटर है ये व्यंजन भी रह सकता है और स्वर भी रह सकता है। लेकिन
ये दोनों ज्वाइन हो जाने के बाद, संधि हो जाने के बाद जो समस्त पद होगा इसमें व्यंजन वर्ण में ही परिवर्तन होना पड़ेगा। मतलब ज्वाइन हो जाने के बाद जो लेटर आएगा ये व्यंजन वर्ण होना पड़ेगा, तभी इसको व्यंजन संधि कहा जाएगा। जैसे जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, इसमें जगत त हलंत ये व्यंजन वर्ण है, और नाथ इसमें जो स्टार्टिंग लेटर है न हलंत, ना नहीं बोलेंगे न हलंत, क्योंकि न हलंत प्लस आ इसे तो ना हुआ है, तो ये भी व्यंजन वर्ण है। तो दोनों व्यंजन वर्ण जोड़कर व्यंजन वर्ण हो गया है। जैसे जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, और अकॉर्डिंग टू व्यंजन संधि ये त हलंत संधि हो जाने के बाद न हलंत हो गया है। बाद में हम डिटेल में जानेंगे क्यों हुआ है ऐसा, कैसे हुआ है। नेक्स्ट कस प्लस चित कश्चित, इसमें भी जो स हलंत है ये व्यंजन वर्ण है, और चित 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 को अगर ची है, ची को अगर हम तोड़ देंगे च हलंत प्लस ई ची, लेकिन स्टार्टिंग में क्या आया है, च हलंत आया है। छोटी ई की मात्रा पहले है, इसका मतलब ये नहीं कि छोटी ई की मात्रा पहले आया है, ई पहले आया है, ऐसा नहीं है। ची को अगर तोड़ेंगे तो च हलंत प्लस ई ची ऐसा होगा, तो च हलंत पहले आया है। तो इसीलिए संधि हो जाने के बाद ये कश्चित हो गया है, ये जो स है चेंज होकर श में बदल गया है। क्यों बदल गया है ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग को यही जानना है ये व्यंजन संधि है। उसके बाद वाक प्लस अस्ति वागस्ति, वाक इसमें जो पूर्व पद है, पूर्व पद का लास्ट लेटर क हलंत है यानी व्यंजन वर्ण, और अस्ति का जो स्टार्टिंग लेटर है ये अ है यानी स्वर वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण जुड़ जाने के बाद, संधि हो जाने के बाद जो चेंजेस आएगा ये व्यंजन वर्ण होना पड़ेगा, तभी हम इसको व्यंजन संधि कह पाएंगे। जैसे उसके बाद है जगत प्लस ईशः जगदीशः, सो जगत त हलंत है व्यंजन वर्ण, ईशः बड़ी ई है स्वर वर्ण, और दोनों संधि हो जाने के बाद हुआ है जगदीशः, त हलंत के जगह द हलंत आया है, और ये जो बड़ी ई है ये ऑलरेडी है, इसमें ये चेंज नहीं हुआ है। तो इसमें चेंज क्या हुआ है, त हलंत के जगह द हलंत आया है, तो ये चेंज हुआ है, और द हलंत व्यंजन वर्ण है। तो इसी से पता चलता है कि ये व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण जुड़ जाने पर या फिर व्यंजन वर्ण जुड़ जाने पर जो परिवर्तन होगा संधि हो जाने के बाद, वो भी अगर व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि कहते हैं। तो इस बार देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है? यदि विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ हो तथा परिवर्तन विसर्ग में हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब इसका जो स्टार्टिंग जो लेटर है इसमें विसर्ग रहना पड़ेगा, मतलब पूर्व पद का लास्ट में विसर्ग रहना पड़ेगा, और उत्तर पद का स्टार्टिंग में कोई भी स्वर वर्ण भी हो सकता है, कोई भी व्यंजन वर्ण भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों संधि हो जाने के बाद जो चेंजेस आएगा ये विसर्ग के जगह पर आना पड़ेगा, मतलब विसर्ग के जगह कोई और वर्ण होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मनः प्लस हरः इज इक्वल टू मनोहरः, तो यहाँ पर विसर्ग के जगह क्या आ गया है, ओ की मात्रा, नौ के साथ विसर्ग था तो यहाँ पर नौ के साथ ओ की मात्रा आ गया है, मनः प्लस हरः मनोहरः, तो इसको विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग संधि का जो पूर्व पद है, पूर्व पद में विसर्ग रहना पड़ेगा लास्ट में, और उत्तर पद का स्टार्टिंग में कोई भी स्वर वर्ण या फिर कोई भी व्यंजन वर्ण हो सकता है, और संधि हो जाने के बाद जिसमें विसर्ग था उसमें चेंज आना पड़ेगा, परिवर्तन, कोई दूसरा वर्ण होना पड़ेगा विसर्ग के जगह। नेक्स्ट निहि प्लस बलः इज इक्वल टू निर्बलः, तो इसमें क्या आया है, विसर्ग के जगह रॉ की मात्रा आया है, निर्बलः, निहि प्लस बलः निर्बलः। तो यहां पर भी पहला पूर्व पद में विसर्ग है और उत्तर पद का स्टार्टिंग में व्यंजन वर्ण है। नेक्स्ट अतः प्लस एव इज इक्वल टू अतएव, इसमें विसर्ग के जगह कोई भी लेटर नहीं आया है, ये विसर्ग गायब हो गया है, मतलब लोप कहते हैं इसको, गायब मतलब लोप, विसर्ग लोप। तो ये क्यों गायब हुआ है ये वाला हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, जब हर एक पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अतः प्लस एव अतएव, इसमें भी पूर्व पद का लास्ट में विसर्ग है और उत्तर पद का स्टार्टिंग में स्वर वर्ण है, और चेंजेस में विसर्ग गायब हो गया है, तो इसको कहते हैं विसर्ग संधि।
तो अभी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि समझने के लिए एक सही जो उपाय है, स्वर संधि का पूर्व पद में स्वर वर्ण रहेगा लास्ट में, और व्यंजन संधि का पूर्व पद का लास्ट में व्यंजन वर्ण रहेगा, और विसर्ग संधि का पूर्व पद का लास्ट में विसर्ग रहेगा। तब हम अच्छी तरह से पहचान पाएंगे, इजीली पहचान पाएंगे। लेकिन हर एक संधि के अंदर, जैसे स्वर संधि के अंदर, व्यंजन संधि के अंदर और विसर्ग संधि के अंदर और कई सारा भाग है, उस भाग को भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी हम सही तरीके से संधि को कर पाएंगे। तो ये है संधि का पूरा भाग। संधि का मेन जो भाग है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद स्वर संधि का 6 भाग है, जैसे दीर्घ संधि, गुना संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि। नेक्स्ट व्यंजन संधि का 7 भाग है, परसवर्ण संधि, छत्व संधि, तुगागम संधि, अनुस्वार संधि, जशत्व संधि, चुत्व संधि, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। इस संधि का नाम नहीं है, इस संधि का नाम ऐसे दिया गया है, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। नेक्स्ट विसर्ग संधि का 4 पार्ट्स है, जैसे उत्व विसर्ग संधि, ऋत्व विसर्ग संधि, विसर्ग लोप और सत्व विसर्ग संधि। तो ये है संधि का पूरा भाग। तो हम नेक्स्ट क्लास से हर एक संधि के बारे में डिटेल में जानेंगे। सीक्वेंस के अनुसार एक एक संधि के ऊपर डिटेल में समझाऊंगा या फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यही था आज का टॉपिक, संधि प्रकरणम। संधि के बारे में हम लोगों ने जाना, संधि क्या है, संधि का परिभाषा क्या है यानी डेफिनेशन क्या है, संधि कैसे समझेंगे, संधि का नियम क्या है। उसके बाद संयोग भी आया था, संयोग और संधि के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस, संधि का भाग क्या क्या है। तो इन सब के बारे में डिटेल में जाना। नेक्स्ट हम लोग हर एक संधि के ऊपर डिटेल्स में जानेंगे, जैसे दीर्घ संधि के ऊपर, गुण संधि के ऊपर, हर एक संधि के बारे में हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट क्लास से। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या फिर कहीं आप लोगों का डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।